নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা। আজি আমি আয়ুষৰ ওপৰত কিছু কথা পাতিব খুজিছোঁ। আয়ুষ মন্ত্ৰণালয় আপোনালোকে জানে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শেহতীয়াকৈ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰিত্বৰ তেওঁ দায়িত্ব লভিছে। এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা হৈ আছে শেহতীয়া দিনবোৰত, কেতবোৰ পৰিৱৰ্তন সাধনৰ যত্ন কৰা হৈছে। অতি শেহতীয়াকৈ যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ সংস্কাৰ সাধনৰ দিশেও অগ্ৰসৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, সেই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা আজি পাতিব খুজিছোঁ। আমাৰ মাজত কেইবাগৰাকীও আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ কেইবাটাও বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল থাকিব। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে ডক্টৰ পদ্ম গুৰমিত, তেখেত হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ছোৱা ৰিগবা, এই দপ্তৰটোৰ তেখেত বৰ্তমানৰ সঞ্চালক। আমি তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, লগতে কি ধৰণে আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ বিভিন্ন শাখাত কাম হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য আপোনালোককো জনোৱাৰ प्रयास करें। आपका स्वागत है गुरमीत जी। आयुष के अंदर, आयुष के तहत जो भी शाखाएं हैं उनमें आयुर्वेदा है, उनमें योगा एंड नेचुरोपैथी है, उनमें यूनानी है और साथ में सिद्धा और सोवा रिगबा, और उसके बाद है होम्योपैथी। ये अलग अलग जो शाखाएं हैं, ये हम बोल सकते हैं कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति अलग अलग कोने में है देश की, इसमें से बहुत ही अहमियत रखने वाला एक चिकित्सा पद्धति है सोवा रिगबा। खास करके लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सब इन सब इलाकों में है। तो आयुष फॉर्म होने के बाद, आयुष गठन होने के बाद सोवा रिगबा के ऊपर किस तरह से अभी काम किया जा रहा है, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोवा रिगबा जो इसका चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर अलग अलग हिस्सों में किस तरह का अवेयरनेस आज के डेट में है। थैंक यू। जैसा आपने अभी बताया, आयुष जो है एक एब्रीवेशन है, तो इसमें अगर आप इंडियन मेडिकल हेरिटेज को देखेंगे तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ मेडिकल सिस्टम हैं। वन जो कि कोडिफाइड क्लासिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें अभी आपने आयुष के जिन मेडिकल सिस्टम्स का नाम लिया वो है, और दूसरा हमारे पास फोक ट्रेडिशन है, जिसको हम दादी माँ के नुस्खे या ट्राइबल हेल्थ नॉलेज या उसकी तरह फोक हीलिंग की तरह जानते हैं। तो इस कोडिफाइड क्लासिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, जो सिस्टम ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जिसका प्रिंसिपल्स है, थ्योरी है, लिटरेचर है, तो ये वेल कोडिफाइड है। तो इन सिस्टम्स में से सोवा रिगबा चिकित्सा पद्धति जो है भारत की बौद्ध चिकित्सा पद्धति है, जो जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था तब तक ये चिकित्सा पूरे भारतवर्ष में फलित था। लेकिन यूं ही बुद्धिस्ट हेरिटेज, बुद्धिज़्म और उससे एसोसाइट जितने भी आर्ट, कल्चर, साइंसेस है, वो धीरे धीरे यहाँ से लुप्त होना शुरू हो गया। लेकिन लकीली उसी टाइम पे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे तिब्बत है, वहाँ से डेलीगेट्स आफ्टर डेलीगेट्स स्कॉलर्स इंडिया में, इंडिया के एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन सब में इंडियन हेरिटेज को पढ़ने के लिए स्कॉलर्स के डेलीगेशन भेजे, और उनमें से सोवा रिगबा चिकित्सा पद्धति भी एक है, जिसका ट्रांसलेशन लगभग एक चतुष्तंत्र ग्रंथ है, जो जिसका ओरिजिन भगवान बुद्ध से हम लोग मानते हैं। अच्छा। तो भगवान बुद्ध ने इस चिकित्सा पद्धति का सबसे पहले प्रवचन किया, जो कि हमारे बिहार के आसपास एक सुदर्शन वन हुआ करता था, वहाँ इसका प्रवचन पहली बार किया करके ऐसा कथन है। उसके बाद स्लोली जितना भी इंडियन मास्टर्स हैं, जिसमें आपके जीवक हुआ, नागार्जुना हुआ, वकबट हुआ, चंद्रनंदन, जो लीनेज में चलती रही, और ये सिस्टम फर्दर डेवलप होती रही। इवन आप आयुर्वेदिक का हिस्ट्री भी देखोगे तो मैक्सिमम आयुर्वेदा का ग्रोथ कब हुआ, बुद्धिस्ट एरा में हुआ। तो इसी तरह से सोवा रिगबा चिकित्सा पद्धति जो है हमारे इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल हेरिटेज है, जिसका अर्थ है सोवा मीन्स हीलिंग, रिगबा मीन्स साइंस, चिकित्सा विज्ञान भी हम कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये फॉर्मली आयुष में कब इनकॉर्पोरेट हुआ, अगर आप कहेंगे तो इसका इनकॉर्पोरेशन आयुष में 2010 में हुआ।
after a lot of struggle from this Himalayan region, Government of India has formally recognized this system as a Ayush system of medicine in 2010, and it came into force from January 2012. उसके बाद पूरे देश में, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप पूरे हिमालयन रेंज में इस सिस्टम का प्रिवलेंस है, और इनफैक्ट ये जो है इन स्टेट्स का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे आपके नेबर में सिक्किम है, सिक्किम का ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है अगर पूछेंगे तो ये सोवा रिगपा है, या जो हमारे आमची चिकित्सा के नाम से ज़्यादा जानते हैं सिक्किम में। उसी तरह से अरुणाचल का मोन तावांग एरिया है, वहाँ का भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो ये सारे सिस्टम को गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया, एक लेजिटिमेसी दी 2010 से। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंस किया 2019 में, तब से एक नेशनल इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सोवा रिगपा, क्योंकि आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, तो क्योंकि हम नहीं जानते इसके ऊपर, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, मुझे हाँ ये पता है कि अरुणाचल में कहीं ये ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं कि चिकित्सा पद्धति जो भी है, जो बिल्कुल ही परंपरागत है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा आभास हमको नहीं है, और जागरूकता भी बहुत सारे लोगों में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उसके ऊपर ज़रूर काम आप लोग अभी शुरू किए हैं। हमें लगता है, जैसे कि आपने बोला कि नेशनल इंस्टीट्यूट आप सोवा रिगपा के ऊपर अभी बना है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों में होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा अगर आप बयां करें। जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इवन नॉर्थ ईस्ट के, आप नॉर्थ नेबरहुड में हैं, जैसे ये सिक्किम का ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है या अरुणाचल का मेडिकल सिस्टम है। सचमुच में आज पूरे देश में हमारे मेडिकल हेरिटेज क्या है उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भारत सरकार ने इस सिस्टम, चिकित्सा पद्धति को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया, और आपके नेबरहुड में ही सिक्किम गवर्नमेंट को भारत सरकार की तरफ से अनुदान दी है। एक नमगल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी है आपके सिक्किम में, वहाँ फैकल्टी ऑफ सोवा रिगपा ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुका है, और लगभग 3 साल से वहाँ फॉर्मल एजुकेशन चल रहा है। पहले सेटअप में अगर आप देखेंगे तो ये गुरु शिष्य परंपरा से चलता था, या हेरिडेटरी में चलता था, या फैमिली में, चलता को आता था तो हाँ, उसके बाद उसके बेटे को या बेटी को सिखाते थे। लेकिन वो सिनेरियो चेंज हुआ। अभी गवर्नमेंट ने फॉर्मली इसको बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह 6 साल का कोर्स करने के बाद भी आप फिर एक चिकित्सक बन सकते हैं, ये फिर पूर्वाधान वहाँ किया है। और इसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, प्रमोट क्यों करना क्यों ज़रूरी है, जैसे आपके सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, तो इसमें बाकी क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है, इसका नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे मेजर कंपोनेंट है। तो उसमें कितने सारे हब्स आपके नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो बहुत सारे आपके ट्रेडिशनल नॉलेज कैरियर्स हैं जिनको पता है कि ये पर्टिकुलर जड़ी बूटी इस बीमारी में फ़ायदा करता है। तो इस तरह से हम उसका लीड लेके आप एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके उसको एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, अपने ही लोगों का, जैसे ये अभी तक मैंने कहा जो प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल वे में करते थे, उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके आप गवर्नमेंट ने, आपके अरुणाचल में भी स्टार्ट हुआ है, सिक्किम में भी स्टार्ट हुआ है, तो अभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी आपको सोवा रिगपा के यूनिट्स मिलेंगे। तो उनमें जाके आप वहाँ आप चिकित्सा ले सकते हैं, और आने वाले यूथ में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। स्कोप इसलिए है क्योंकि जैसे हम सबको पता है आजकल ग्लोबल फिनोमिना क्या है, पीपल आर कमिंग बैक टू नेचर। सो एवरीबॉडी इज कमिंग बैक टू नेचर। इवन इफ यू लुक एट TV, every second or third advertisement is a herbal product. So the potentials are immense. क्योंकि आपके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, नंबर 1। दूसरा, आपके पास रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अभी क्या होता है, आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जड़ी बूटियां हैं वो कोई और कलेक्ट करके ले जाता है, और वो अपने लेवल आपको मिलता है, ऐसे रॉ मटेरियल आपको उसका पैसा मिलता है, तो बहुत कम पैसा मिलता है। आप उसके बाद आप इसको एक मॉडर्न पैकेजिंग के साथ साइंटिफिक वैलिडेशन के
बाद एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्पेशलिस्ट, ऐसे सोआ रिग्पा स्पेशलिस्ट, क्योंकि आज हमारे इंडिया के पास क्या है, हमारे पास नॉलेज है। वी यूज्ड टू बी द विश्व गुरु, पूरे दुनिया के विश्व गुरु हुआ करते थे, तो वो नॉलेज हमारे पास अभी भी इंटैक्ट है। तो उसको कैसे एक्सप्लोर करके अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जोड़ के हम इसको एक नए पैकेज के साथ पूरी दुनिया में भारत के गौरव को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में लेकिन ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आपने जैसे कि बोला कि 6 साल का एक कोर्स है जिसमें आपको जैसे कि आप MBBS करते हो तो इसमें भी डिग्रियाँ या ये सब प्रावधान इसमें है। और जहाँ तक हमें मालूम है कि आपने जैसे कि बोला कि हमें अपनी पौराणिक जो तत्व हैं, जो चिकित्सा पद्धति है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी है और ये एक लिगेसी की तरह हम आगे लेके इसको जाना है। लेकिन हमने देखा है कि सोआ रिग्पा हो, आयुर्वेदा में तो हमको हल्का फुल्का जो भी है मालूम है। आयुर्वेदा के ऊपर लोगों का विश्वास धीरे धीरे अभी बढ़ता हुआ आज के डेट में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशंस भी आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक कॉलेज में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए हैं, वो भी हमको देखने के लिए मिला है, जिसके ऊपर बहुत सारा अभी आलोचनाएं भी हैं, लोगों ने बहुत सराहे हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अभी पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हैं, सोआ रिग्पा खास करके किन किन रोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी है, ये थोड़ा अगर आप बताएं। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। एक तो है अभी सारे सिस्टम को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना होगा। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स को देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, क्रोनिक डिसीज में जहाँ एलोपैथी के पास कोई आंसर नहीं है, जो खाली कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं होती है, उस तरह के मेडिकल सिस्टम्स में लोग पेशेंट क्या है कि साइड इफ़ेक्ट से फेड अप होते हैं और कोई बीमारी आप ठीक करने जाते हैं तो दूसरा बीमारी आपका पैदा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स आ पा रहा है। तो अगर आप देखेंगे सोआ रिग्पा की स्ट्रेंथ क्या है, तो सोआ रिग्पा एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट एक मेडिकल पैकेज है। जैसे आयुर्वेद की तरह हर बीमारी के लिए कोई ना कोई आपके पास समाधान है, लेकिन इसका पार्टिकुलर स्ट्रेंथ अभी लोग किस में ज़्यादा लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ हुआ, जैसे आप जॉइंट पेन आजकल एक कॉमन सा चीज़ हो गया है, सारे को एवरी थर्ड पर्सन है से आर्थराइटिस, जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एज रिलेटेड हो या लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, तो उस सब में बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करता है। एक नंबर 1, क्योंकि उसके हमारा ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन हायर एलिवेशन है में है, जो हिमालयन बेल्ट में है वहाँ ज़्यादा है। उसके साथ आपके साथ है पाचन से जुड़े हुए, जैसे जितना भी अगर आप देखेंगे लीवर रिलेटेड हो, आपके डाइजेशन रिलेटेड हो, उसमें जितना अच्छा मेडिसिन बाकी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स में है, उसी तरह सोआ रिग्पा में बहुत अच्छे आपके पास मेडिसिन है, जिससे आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है और बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। उसी तरह से है आपके किडनी रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर में बहुत अच्छा है। इवन हमारे सोआ रिग्पा के बहुत सारे डॉक्टर्स जो धर्मशाला में रहते हैं वो कैंसर के लिए पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारे पंजाब और लोलैंड नॉर्थर्न इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए धर्मशाला जाते हैं। तो उसमें कैंसर में भी सक्सेस रेट अभी तक ऐसा है कि अभी तक सोआ रिग्पा, जैसे मैंने आपको कहा, ये यंगेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने जस्ट रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। तो इसमें ऐसा इस तरह के डाटा नहीं है, लेकिन लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा है और लोगों को फ़ायदा बहुत हो रहा है। अगर आप हाँ कैंसर को आप देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, लॉन्गेविटी को बढ़ाना है, इसमें तो 100% सक्सेस रेट है। तो अगर आप कहेंगे कि फुल ट्रीटमेंट में कितना है, तो उस पर अभी रिसर्च करना बाकी है, लेकिन आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है, वो 100% प्रूवन है और लॉन्गेविटी को बढ़ाती है। इसमें स्पिरिचुअल एडिशन है, इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका ओरिजिन भगवान बुद्ध से है।
तो इसमें क्या है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज में मैक्सिमम में क्या है कि स्पिरिचुअल एंगल ज़रूर जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद और स्वारिकपा में फ़र्क क्या है आप पूछोगे ना। वैसे तो अगर फंडामेंटली देखें तो स्वारिकपा भी त्रिदोष और 5 महाभूत बेस्ड मेडिकल सिस्टम है। तत्व के ऊपर। हाँ, 5 तत्वों के ऊपर है, लेकिन इसका फिलोसफिकल कोर जो है किस में जाता है, बुद्धिज्म में जाता है। अल्टीमेट गोल हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या है, सल्वेशन है। तो जैसे वैद्य कोई प्रैक्टिशनर्स है, उसका भी अल्टीमेट जो एम होती है वो मोक्ष तक जाने की होती है। तो इसमें फिलोसफी से हर तरह से जुड़ा हुआ है। एक तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इवन मंत्रा हीलिंग है, किस तरह से मंत्रा से हीलिंग किया जा सकता है, जिसमें इंडिया का बहुत एडवांस था एक स्टेज में। मंत्र से लोग क्या क्या करते थे, उसी तरह से आपके मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग है। इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट है जो बुद्धिस्ट फिलोसफी से आती है और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस से आती है। इसमें जैसे कि आयुर्वेदा में हमने देखे हैं कि एक आध सर्जरी भी वहाँ पे होता है, बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरीज भी आयुर्वेदा में होता है। ऐसा कोई यहाँ पे व्यवस्था है इस चिकित्सा पद्धति में, ऐसा कुछ है या सिर्फ और सिर्फ वनस्पति और औषधि और ये तेल वगैरह में ही इसका? नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक फुल फ्लेज मेडिकल सिस्टम है। तो स्वारिकपा का अगर ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट क्या है, पहले तो आपका आहार है। आहार मीन्स आप क्या खाते हैं, सबसे पहले तो उसको एक किस्म का वो तो मेडिसिन है। हाँ। पीपल से कि अगर आप लेते टेक हैं। फूड एज ए हाँ। मेडिसिन, हाँ। देन यू विल नॉट रिक्वायर मेडिसिन। इफ यू टेक फूड like anything, then you will require medicine as food, you know, you have to have lot of medicine. So number 1 is स्वारिकपा ट्रीटमेंट में क्या चाहती है, आपका आहार को सुधारेंगे। उसी तरह से दूसरा एंगल क्या है, आपके विहार, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। अगर आप कहोगे कि आप जो भी चाहे उटपटांग काम करोगे और उसके बाद आपको ठीक रहना है, वो पॉसिबल नहीं है। आपका विहार आपको पहले, उसके बाद उसको करेक्ट करना होगा। तो उसके बाद जाके फिर आपके थर्ड स्टेज में आती है औषध। औषध में फिर आपके हो गया कि औषधियाँ कितने तरह से मेडिसिन है। उसके बाद चौथी में जाती है, उसको शल्य कहते हैं, जिसमें आपके सर्जरीज और मसाज, एक्सेसरी थेरेपीज जितना भी है उतना सारे कुछ आती हैं। लेकिन एक धारणा भारतवर्ष में ये भी है कि सर्जरी का प्रेवलेंस इंडिया में कम हुआ ड्यू टू बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म अहिंसा पे बिलीव करता है। तो परफॉर्मिंग ए सर्जरी इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ हिंसा। आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ कट, ब्लडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो इस तरह से इसका डिक्लाइन हुआ, लेकिन वहाँ है व्यवस्था की जाती है, व्यवस्था की जाती है और सर्जरी का भी प्रोविजन है। अगर 17वीं सेंचुरी के भी हमारे पास पेंटिंग्स है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जिसका रिजेम्बलेंस आज के मॉडर्न इक्विपमेंट से आपको मिलता जुलता है। तो लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हैं उसमें। एक तो रक्त मोक्षण है, आपके ब्लड लीटिंग करते हैं, वो तो प्रैक्टिस में है, अभी बहुत प्रैक्टिस में है। उसी तरह से अग्निकर्मा है, जो आपको पार्टिकुलर पॉइंट को मोक्साभिषण भी कह सकते हैं, जलाते हैं। उसी तरह से आपका अकुपंक्चर है, गोल्डन नीडल्स के थ्रू आपको पंचर करके फिर उसका ट्रीटमेंट होती है। तो इस तरह से सर्जरी के बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन जितना एडवांस एलोपैथी में है उतना नहीं है, लेकिन स्कोप है। एलोपैथी को भी बहुत सारे लीड दे सकता है। प्रोसीजर्स का मेंशन ऑलरेडी है, लेकिन प्रोसीजर को लेकिन प्रैक्टिशनर बहुत कम रह गए हैं जो उस तरह के सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास पोटेंशियल है। आजकल मॉडर्न इनोवेशन के साथ आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू भी सर्जन्स को भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बोले कि यहाँ पे काफ़ी प्रावधान हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हल्का आपने बोला था, लेकिन मैं ये गंभीरता से लेते हुए करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आज के डेट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हैं, और आपने बोले कि सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, और असम में भी काफ़ी जनजातीय लोग हैं, मेघालय में हैं, इन सब के जो आपने बोला कि आहार विहार, इन सब चीज़ों में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और इसका जो डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है, इसमें आहार विहार या अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व है, तो बुद्धिज़्म भी यहाँ पे बहुत प्रभावी है। तो ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इन सबको ले, खास करके नई पीढ़ी को लेके आप लोगों का प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। ज़रूर, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला
कि ना हो, क्योंकि इनको शामिल करना इंटरनेशनली है, या पीपल आर इनको- कमिंग बैक टू नेचर। तो इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ी स्कोप है। तो उसमें स्कोप किस तरह से है, एक तो आपके पास फार्मास्यूटिकल्स है, नए मेडिसिन बना के आप बेच सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स है, आजकल सबको ऐसा खाना चाहिए जिससे एकदम उनका बॉडी इनहेंस हो, तो न्यूट्रास्यूटिकल हो गया आपके। उसी तरह से कॉस्मेस्यूटिकल्स, एवरीबॉडी वांट टू लुक ब्यूटीफुल, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस तरह से वैलिडेट करके आप उसको कर सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट्स हैं मतलब। सेगमेंट्स है। तो इसके साथ ही आपका अभी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ से भी देखें तो वेलनेस टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है अभी। आपके बहुत सारे जगह में, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में भी आपके हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हैं, और हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत अच्छा है हॉट स्प्रिंग को लेके। उसको इंटरनेशनली बहुत सारे, जापान हुआ, आपके आइसलैंड में हॉट स्प्रिंग थेरेपी के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाएं। उसी तरह से हिमालय स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है और जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। तो आप वेलनेस पैकेजेस बना सकते हैं, वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहां लोग आके आपके पास रिट्रीट में इनके लिए रहें। तो कोर्सेज होंगे, कोर्सेज तो जरूर होंगे अलग अलग। आप कोर्सेज धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, इस एंगल पे शुरू हो रहा है। पहले तो टिपिकली एक वैद्य बनाने के लिए या एक प्रैक्टिशनर बनाने के लिए ट्रेनिंग होती थी। अभी पूरा एंगल्स पे अलग स्प्लिट होके है। ये 6 साल का आपका कोर्स है। किसी को अगर वैद्य बनना है, हाँ 6 साल का कोर्स है। तो उसके बाद मान लीजिए कि किसी आदमी को, किसी भी नई पीढ़ी के किसी भी नौजवान को सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, इसके ऊपर वेलनेस टूरिज्म के ऊपर आपने जैसे कि बोला, तो उनको इसमें शामिल होने के लिए तो उनके लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज शायद होना पड़ेगा। होना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मेजर नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, आयुष के बाकी इंस्टीट्यूशंस इसकी तरफ बढ़ रही हैं। उसके साथ ही दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आजकल टाइम है कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री से किसी बंदे को ले लो और स्वारिकपा या आपके आयुर्वेद के किसी डॉक्टर को ले लो, दोनों साथ बैठ के करो। ठीक है, तो कोलैबोरेशन में यू कैन डेवलप विथ न्यू इनोवेशन। उसी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ यू हैव टू कम अप। जैसे हॉट स्प्रिंग आपको मैंने एक पोटेंशियल के रूप में बताया, लेकिन हॉट स्प्रिंग में आजकल नए नए इनोवेशंस क्या हैं, टेक्निक्स क्या है, आपके जकूजी से आपके प्रेशर के थ्रू कैसे कैसे कर सकते हैं, बाकी से वी हैव टू लर्न। तो कोलैबोरेशन में मिलके मेरे ख्याल से ये प्योरली एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट कर सकता है। तो अगर उसमें पोटेंशियल है, पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कोलैबोरेट करके किसी और फील्ड के लोगों के साथ करेंगे तो इसमें वाइडर आपका वो आ जाएंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब ये जानना चाहेंगे कि आपने वैद्य के बारे में बोला जो स्वारिकमा में माहिर है, स्पेशलिस्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं, तो कितने लोग हैं होंगे पूरे देश भर में, जो मान लीजिए कि मैं अरुणाचल में हो, आसाम में हो, कहीं पे अगर मैं वेलनेस सेंटर में स्टार्ट करूं या वेलनेस टूरिज्म पे मैं जाऊं, तो कितने ऐसे लोग होंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से प्रेरित है और साथ ही में फैमिली में पिता से पुत्र या ऐसे एक लिगेसी एक चलता जा रहा है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स इस तरह से हैं, जैसे आप स्वारिकपा को पर्टिकुलरली करके देखेंगे, हिसोलिनेस के साथ बहुत सारे टिबेटन इंडिया में एग्जाइल में आए। हाँ। एग्जाइल में आने के बाद हिसोलिनेस ने एक छोटा सा सेंटर इस्टेब्लिश किया था जिसको टिबेटन मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट के नाम से, लेकिन वो अपने आप में अभी टिबेटन के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। तो हर जगह उनके अब थ्रू आउट इंडिया ऑलमोस्ट 60 सेंटर्स है जो उनका फंक्शन करता है और सेल्फ सस्टेन है। तो वहाँ 100,000 ऑफ लोग एम्प्लॉयड है, काम करते हैं। उसी तरह से आप अगर बाहर के कंट्रीज में देखेंगे तो मान लो मैंने आपको पहले तिब्बत का रेफरेंस दिया था, तिब्बत में इसका प्रैक्टिस है। तो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट सम पार्ट्स ऑफ चाइना विच यूज्ड टू बी तिब्बत। तो वहाँ ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री। वो लोग वेलनेस के इतने सारे प्रोडक्ट बेचते हैं और इवन उनके हॉस्पिटल, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के हॉस्पिटल हमारे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से भी बड़ा है, दैट आई हैव सीन माई सेल्फ। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में भी मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी बताया कि जैसे उन्होंने यहाँ आने के बाद एस्टेब्लिश करके थ्रू आउट इंडिया फैल गए। तो उसी की तरह आपके अनफॉर्चुनेटली स्वारिकपा को गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की ज़रूरत क्यों था? सबसे बड़ा थ्रेट था हमारे जहाँ ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर हुआ करता था सिक्किम में, स्टूडेंट्स नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था। अभी
अभी अभी है, वो माहौल बन गया है। अभी माहौल बन गया है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट हो गया है। पर्टिकुलरली स्टेट्स जहाँ स्वारिक पहले प्रैक्टिस करते थे उसमें वो अवेयरनेस है कि हमें अपने हेरिटेज को रीएस्टेब्लिश करना अभी है। नॉर्थ ईस्ट को लेके कुछ आप लोग का टारगेट है? मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, एक तो हमारा सिक्किम में ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट शुरू हो गया, नमगल इंस्टीट्यूट ऑफ टिप्रोलॉजी। असम, अरुणाचल, आसाम, अरुणाचल में भी अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से पीएचसी लेवल पे ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो कुछ उनके मेडिकल सेंटर्स में ऑलरेडी स्वारिकपा के डॉक्टर्स हैं। उसी तरह से आसाम में ज़रूरत पड़े तो धीरे आसाम में भी इस्टेब्लिश होगा। तो उसी तरह से बाकी मेघालय हो गया, असम में भी होना है, मेघालय में भी हाँ, होना है। क्योंकि हम तो लोग जोग्राफिकली सिमिलर है। हाँ, क्योंकि फूड हैबिट जो हाँ। हम खाद्याभ्यास बोले तो सबका लगभग एक जैसा ही है यहाँ पे। हर्बल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, और जैसे आपने बोला कि आहार के बारे में काफ़ी ध्यान देते हैं लोग। आजकल बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर के ऊपर कष्ट कर रहे हैं अभी कि कैसे सुधारे, कैसे अपने आप को सुधारे, कैसे बीमारी कम हो, और लोग नेचर में वापस जा रहे हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो असम में होना है, मेघालय में होना है, या पूरे देश भर में इसको फैलाना है। ये तो आप लोगों के हमने देखा है कि फिलहाल जो आप लोग एग्रेसिवली आयुष को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं हमको लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोग, जहाँ पे आपका सक्सेस स्टोरीज आएंगे, आयुर्वेदा में हो, आपका होम्योपैथी में हो, मान लीजिए कि स्वारिकबा में हो, सिद्धा में हो, लोगों को जानना है इसके ऊपर। तो जानने के लिए लोगों के लिए क्या प्लेटफॉर्म है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे जान सकते हैं लोग? एक तो इसमें एक बहुत बड़ी अवेयरनेस के लिए रोल है, जैसे मीडिया के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कि आसाम आके आपको स्वारिकपा के बारे में बताऊंगा। उसी तरह से सिक्किम जाने का अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ हमने लेक्चर्स दिए। अरुणाचल जाने का मौका मिला, वहाँ की सीएम वगैरह बहुत इंथुसियास्टिक है। पर्टिकुलरली अभी नॉर्थ ईस्ट में इसका एम्फसाइज और भी बढ़ गया। पहले, इससे पहले भी हमारे किरण रिजिजू जी आयुष मिनिस्टर थे, तो एम्फसाइज कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में इसको हम रीएस्टेब्लिश कैसे करना चाहते हैं। अभी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे आयुष मंत्री हैं, तो उनका तो स्पेशल एम्फसाइज है कि नॉर्थ ईस्ट में हम जितना भी हमारे मेडिकल लेगेसी है उसको रिवाइव करना है। रिवाइव करना ही नहीं है, उसको आजकल के यूथ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह डेवलप करना है। तो ये तो उनका विजन है। तो उन विजन पे हम जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे आयुष के संस्थान हैं, वो सब इसी मिशन में उनके साथ लगे हुए हैं। किस तरह से हम इन सिस्टम्स को रिवाइव करेंगे और किस तरह से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका पकड़ और भी बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत जी, आपने इतना समय दिया और स्वारिकबा के ऊपर काफ़ी ज्ञान हमको भी प्राप्त हुआ, और हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में, आयुष में, और अपना जो नई पीढ़ी जो है आयुष के तहत ये स्वारिकबा के ऊपर हो, आयुर्वेदा के ऊपर हो, और सिद्धा, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर जो इंडियन मेडिसिन जो भी हैं, सिस्टम जो भी हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और इसको लोगों के बीच ले जाए, और पूरे विश्व में इसको और ज़्यादा, हाँ, इसको, वो आपने सही कहा। जो कि अगर हम इंडिया के लेगेसी देखें तो हमारे पास क्या है, हम विश्व को गुरु हुआ करता था, हमारे पास नॉलेज था। अब उस नॉलेज को हमने रीपैकेजिंग करके मॉडर्न भाषा में पूरे दुनिया में फिर से स्प्रेड करना है। तो उसी मिशन को हमने कंप्लीट करना है। साथ में आपने यहाँ आके हमें अपॉर्चुनिटी दी स्वारिकपा के बारे में बात करने की, उसी तरह से बाकी सिस्टम्स के बारे में भी आप बात करेंगे। तो पूरे देश को जोड़ने के लिए आप मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस रोल को अभी धीरे धीरे, मैंने भी बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, पहले स्वारिकपा के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन अभी हाल ही में भी डीडी नेशनल ने भी बहुत सारे प्रोग्राम कास्ट किया है। तो इस तरह से पूरे देश में हमारा जागरूकता बढ़ते जाएगी और लोग इसमें जुटते जाएंगे और लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे और पूरे दुनिया के ग्रोथ के लिए हम भारत की तरफ से योगदान करेंगे। योगदान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए। আছিল যেহেতু আমি কৈছোঁ যে ডক্টৰ পদ্ম গুৰমিত আৰু তেখেতে स्वारिकबार ওপৰত ক'লে। स्वारिकबार ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, হিন্দীত তেখেতে গোটেই কথাখিনি কৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে টিবেটান অন্যতম এটা চিকিৎসা পদ্ধতি, যি চিকিৎসা পদ্ধতি আজিৰ তাৰিখত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। পৌৰাণিক এটা ব্যৱস্থা, এই পৌৰাণিক ব্যৱস্থাটোক নতুনকৈ সকলোৰে মাজলৈ লৈ অহাৰ এটা যত্ন কৰা হৈছে। আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত আমি ভাবিম যে स्वारिकबाই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত
যিটো তেওঁলোকৰ ভেটি সেইটো সুদৃঢ় কৰিব আৰু এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰে আমাৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক তেওঁলোকৰ বহু এনেধৰণৰ ক্ৰনিক বেমাৰ থাকে যিসমূহ আৰোগ্য হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱাৰিকবাই হওক সিদ্ধাই হওক এইবোৰে সহায়ক হ'ব আৰু এই কথাখিনি যেতিয়ালৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে বিষয়সমূহৰ ওপৰত নিজস্ব ধাৰণাৰে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু প্ৰাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কিমান দূৰ উপকৃত হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নিশ্চয় এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত নিজেও আমাক আপোনাক বা সমাজখনক অৱগত কৰিব আমি বাকী চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰতো কথা পাতিম আয়ুষৰ অধীনত থকা বিষয়সমূহৰ ওপৰত তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণত আমি যিহেতু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ বিভিন্ন শাখাৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকৰ পৰিচালনা কৰাৰ ধৰণ আৰু জনপ্ৰিয়তা অৰ্জনৰ দিশে তেওঁলোকে কি কি পদক্ষেপ লৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে য়োগা আৰু নেচাৰোপেথিৰ গৱেষণা সম্পৰ্কীয় যি কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আছে তাৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ৰাঘৱেন্দ্ৰ উপস্থিত আছে আপোনাৰ स्वागत है हमने अभी तक जितने भी बातचीत किए हैं जो भी निर्देशक आए हैं या सिद्धा से हो या आपका उनानी से हो अलग अलग सेगमेंट से हो आयुष मंत्रालय के तहत तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योगा एंड नेचुरोपैथी योगा के बारे में सबको कम या हो या ज़्यादा सबको मालूम ही है योगा के बारे में मालूम है नेचुरोपैथी ये थोड़ा लोगों को और इसमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज़ योगा एंड नेचुरोपैथी और इससे आयुष मंत्रालय ने जो इसमें शामिल क्योंकि किया है तो लोगों को इससे कैसे प्रोत्साहित होना है और कैसे इसके तहत अपना जो भी चिकित्सा पद्धति है उसमें इसको शामिल करना है योगा एंड नेचुरोपैथी जो हम बोलते हैं ये विश्व भर में एक नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है हम बोलते हैं अब बाकी सब आयुष सिस्टम्स में आप देखे होंगे कि ड्रग्स यूज़ करते हैं लेकिन योगा और नेचुरोपैथी में हम ड्रग्स नहीं यूज़ करते हैं हम केवल अपना जीवन की परिवर्तन कैसे करें जीवन की शैली जैसे हम बदलाव करें उससे किस प्रभाव में हमारा हेल्थ हमारे आरोग्य में किस तरह का परिवर्तन आता है उसके बारे में हम बहुत सारे संशोधन भी किए हैं और ये भी पाया गया है कि योग से बहुत लाभदायक है हेल्थ और वेलनेस को मेंटेन करने के लिए जिसके आप जाहिर होंगे कि आप देखेंगे कि ग्लोबली जो है योग बहुत एक्सेप्टेंस है उनका पहले योग जो बोलते थे आसन के बारे में बोलते थे जी आप कुछ आसन करें तो वो योग है लेकिन लोग अभी जान चुके हैं केवल योग आसन केवल नहीं है योग में बहुत और अन्य चीज़ है उसमें योग में अपना जीवन में अपना एक अलग सी गुण आपको रखना पड़ेगा यम और नियम हम जो बोलते हैं और उसके साथ हम प्राणायाम करना पड़ेगा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा धारण करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा ये सब क्या चीज़ है ये सब करने की एक उद्देश्य है मनः प्रशमन उपाय हम बोलते हैं योग क्या है मन को शांत करने वाले तो जो चीज़ हम मन को शांत करने यूज़ कर रहे हैं ना हम उसको योग बोलते हैं सिंपल सी चीज़ है हम आसन से भी कर सकते हैं या प्राणायाम से भी कर सकते हैं जहाँ कि हम श्वास और प्रश्वास जो हम करते हैं उसकी गति को हम रोकते हैं और उसको निदान करते हैं तो उससे मन बहुत शांत हो जाता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में और अंग्रेज़ी में रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इसकी बहुत सारे जांच भी हुआ है इसकी संशोधन भी हुआ है और ये पाया गया है कि प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है योग आसन करने से बॉडी की फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना और एंड्योरेंस सब बढ़ती है और जब फिटनेस स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ती है उसमें उसकी असर आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बढ़ती है तो कार्डियक हेल्थ अच्छा हो जाता है रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छा हो जाता है और इससे इम्यूनिटी अच्छा बन जाता है और इस सबसे क्या होता है ना हम अब योगा और नेचुरोपैथी जब हम बोलते हैं
ये योगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये सब योगा के बारे में बात कर रहा था। तो मन को प्रज्वलित करना, उसको शांत करना और शरीर को तंदुरुस्त रखना। उसके अलावा हम नाशपाती भी फॉलो करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आहार का, क्या हुआ है आजकल कि हमारा जो आहार है वेस्टर्न आहार की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादा लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की, चाइनीज़ की जो भी है, हम देख रहे हैं कि प्रोसेस फूड्स ज़्यादा खाते हैं, बिवरेजेस ज़्यादा लेते हैं, अननेचुरल फूड ज़्यादा लेते हैं हम, और जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा खाते हैं हम लोग। ठीक है, वी आर लिविंग टू ईट, नॉट ईटिंग टू लिव। उस तरह का चीज़ हुआ है आजकल। इससे क्या होता है, मोटापन ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं कि इवन बच्चों में मोटापन ज़्यादा हो रहा है, एडोलेसेंस में। और इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। और एडोलेसेंट चिल्ड्रन में, यंग गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और जब हम यूथ में जाके देखते हैं, और बैड बिहेवियर्स भी है, इन्फ्लुएंस भी होता है, लाइफस्टाइल की इन्फ्लुएंस, जिस तरह की स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, ये सब ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कैंसर जो अभी जो हो रहा था, वो जब हो रहा है कम्युनिटी में, यंग एज में, यंग एडल्ट्स में, डायबिटीज़ हो या हार्ट डिजीज़ हो या कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो हो, स्मोकिंग के रिलेटेड कैंसर्स है, वो बहुत यंग एज में हमें देखने को मिल रहा है आजकल, ये लाइफस्टाइल की वजह से। तो तुरंत ही हमें क्या करना है कि इस लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो मोटापन दूर करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी, तो एक संशोधन भी हुआ था 2018 में। हम इस संशोधन में ये पाया गया था कि 50% ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज आर फिजिकली इनएक्टिव और 65% इन अर्बन एरियाज आर फिजिकली इनएक्टिव। तो फिजिकल इनएक्टिविटी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे कि ऑफिस में जाए, ऑफिस से वापस तो आए, बैठने की जो है ना, जो लोग ज़्यादा बैठ के ही काम करते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ना, यहाँ वहाँ छलांग लगाना, वो सब कुछ नहीं करते। और सो वॉकिंग इज हार्डली नॉन एग्जिस्टेंट इन एनीबॉडीज विद डेस्क जॉब। तो हमने एक और स्टडी भी किया था रिसेंटली, हमने एक सर्वे किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ऊपर। हमने ये सर्वे किया था 10,000 लोगों में। तो ये देखने को मिला कि 30% के ऊपर लोग 8 घंटे से ऊपर बैठते हैं दिन में, 12 घंटे के ऊपर भी बैठते हैं कई लोग, 10%। जबकि हमारे पास ये संसाधन है, हम लोग के पास ये व्यवस्था है, हम लोग के पास योगा है, हम लोग के पास प्राणायाम, ये सब चीज़ें इंडिया से ही है, भारत से ही है। लेकिन फिर भी हम आज के डेट में जब भी हम सोचते हैं कि अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखें, हम लोग कैसे अपने आप को सेहतमंद रखें, तो उन चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं कि अभी भी हम जैसे कि आपका बाहर से किताबें, बाहर के लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स या कहीं पे भी सोशल मीडिया में कहीं पे भी या गूगल इंजन सर्च में भी आप देखिएगा कि लोग सर्च करते हैं कि कैसे सेहतमंद रहें बाहर से, जबकि ये सब हमारे पास ही ऑलरेडी था। अभी इंटरनेशनल योगा डे ये डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी मुल्कों में हमने देखा है कि योगा डे पर योगा के ऊपर ख़ास ध्यान लोगों का भी आकर्षित हो रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि आयुष के तहत योगा एंड नेचुरोपैथी एक अभी सेगमेंट है, तो इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को अभी मिला है, हाल ही में हमने देखा है। जबकि बहुत सारे योगा सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स ऑलरेडी इंडिया में है, भारत के कोने कोने में है। तो अभी इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अवेयरनेस तभी होगा जब लोगों को लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, योगा में मुझे ज्वाइन करना है, नेचुरोपैथी में मुझे जाना है और इससे मुझे अपने ज़िंदगी को सुधारना है। ये इन सब चीज़ों के लिए आयुष मंत्रालय क्या कर रही है अभी? अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हम करते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह में क्या करते हैं, हम कैंप्स लगाते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप्स लगाते हैं। हम उसके लिए ग्रांट्स भी वितरण करते हैं योगा सिखाने के लिए पब्लिक को। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है संशोधन। ठीक है, अभी लोगों को मन में ऐसे बैठा है कि हम करते हैं, हम योगा भी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसे रोग हो रहा है, लेकिन किस तरह का योगा कर रहे हैं उसको पता नहीं है। ठीक तरह की योगा के बारे में सही जानकारी होना चाहिए, डाइट के बारे में सही जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनकी ब्लड शुगर लेवल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, कंट्रोल नहीं है उसका, दवा खाने के बाद भी वो फास्टिंग ब्लड शुगर अब जब चेक करता है 300 मिलीग्राम के ऊपर है, तो अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज हम बोलते हैं। तो उसमें हमने ये संशोधन में ये पाया गया है कि हम रोज़ योगा करेंगे, 2 या 3 महीने रोज़ रेगुलर योगा करेंगे, तो इसकी ब्लड शुगर लेवल्स 60 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कम हो जाएगा। तो दवाई के साथ आप योगा भी करेंगे, शुगर लेवल्स इतना कम हो जाएगा, और उसके साथ आप डाइट भी मैनेज करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये डायबिटीज़ की जो चीज़ रोग है ना, क्रोनिक डिसीज़ है। आपको अपने जो आहार है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा,
दूसरा आपको साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज चेंज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और डाइट को भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। शुगर, सॉल्ट जितना कम हो सकते हैं उतना कम करना पड़ेगा और अननेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा भागना नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इसको जो हम थोड़ा प्राकृतिक फल है हाँ, वो सब लेना है। प्राकृतिक चीज़, नेचुरल जो चीज़ है, जो एनवायरनमेंट में है, जो सीजनल फूड्स है, उसमें उसी को लेना है। हमें क्यों ट्रॉपिकाना या कोई और थम्स अप या कोई और स्प्राइट को पीना है, जब हमको अच्छा तरह की आम की रस मिल जाती है, ठीक है, या एप्पल की जूस मिल जाती है, तो हम उसी को हम ले सकते हैं, ऐसे सेवन कर सकते हैं। उसकी आपकी सेहत में और लाभदायक की गुण होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज़ है हम लोगों को सिखाना है, किस तरह का कुकिंग करना है, ओवर कुक नहीं करना है। लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में वही मैं बहुत पूछने सारे, वाला, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो रॉ मीट जो कुक करते हैं और फ्राई करते हैं, वो सब जो डीप फ्राई ज़्यादा होता है और कुकिंग और ऑन कोल में ज़्यादा होता है उनका, रेड मीट में स्पेशली, दैट इज कॉज फॉर मोस्ट ऑफ स्टमक कैंसर्स एंड इसोफेजियल कैंसर्स, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है हम लोगों रेड को। मीट से। हाँ, रेड मीट से। तो इसको लेकिन यहाँ लोगों पे का लोग इतना फ्राई नहीं लेते हैं, इतना यहाँ पे लोग, आपको शायद मालूम हो, यहाँ पे बॉयल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोग बॉयल फूड लेने में यहाँ पे। ओवर बॉइलिंग, ओवर कुकिंग ऑफ फूड विल Okay. लूज ऑल द न्यूट्रिएंट वैल्यूज ऑफ द फूड, ओके। ठीक है। और जब डीप फ्राई भी करते हैं या चारकोल में भी आप फ्राई करेंगे, जो भी हीट करेंगे, तो उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, स्मोक चीज़ें बढ़िया बहुत है। ज़्यादा है। तो इसका देखिए, इन लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए उनको कुछ चाहिए। सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। लोगों को स्मोकिंग से डी एडिक्शन करने के लिए निकोटिन पैच डालते थे। ये निकोटिन पैच क्या करता है, आपको निकोटिन डालेंगे तो आपकी माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि निकोटिन स्मोक कर रहे हो, तभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो साइकोलॉजिकली इज ओके। बट आप निकोटिन पैच डालने से क्या कर रहे हैं, आप एक हानिकारक काम कर रहे हैं। आप उनको निकोटिन के एडिक्शन से निकाल रहे नहीं रहे आप, तो फिर भी वो निकोटिन पर डिपेंडेंट ही है। तो हमें क्या मेंटली चाहिए, वो डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल। निकोटिन पैच से निकाल के उसको कंप्लीट स्मोकिंग से निकालना है। उसके लिए योगा का बहुत काम करता है, ठीक है। योग से मन की जो संतुलन है ना, वो बढ़ती है, विल पावर ज़्यादा होती है। अभी देखिए, अभी आयुष के तहत हमने देखा कि यहाँ पे भी, आसाम में भी अभी कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस हो, होम्योपैथी ऑलरेडी पहले से है ही। अभी सिद्धा के बारे में भी मैंने बात किया, तो सिद्धा भी इसमें शामिल होने वाला है। और मंत्री महोदय को बोला गया है कि सिद्धा का भी यहाँ पे वेलनेस सेंटर हो या कोर्सेज स्टार्ट किए जाएँ। वो भी काफ़ी पैमाने पे बातचीत हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हमने देखा है कि योगा, अलग अलग सेंटर्स तो आपको मिले, मैंने पहले भी आपको बोला, अलग अलग जगहों में अलग अलग योगा, फीस स्ट्रक्चर सबका अलग अलग, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, वो भी एक चीज़ है। लेकिन सरकारी व्यवस्था में योगा वेलनेस सेंटर, योगा एंड नेचुरोपैथी को कैसे शामिल करना है, इसके लिए क्या हमें आपका एक प्लान है? हमारा एक स्कीम है CCRY में, ओके। योगा और नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर। यदि स्टेट गवर्नमेंट में किसी 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का स्पेस हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम अपने मैन पावर, अपना ही इक्विपमेंट सब कुछ रेडी करके उसको हम रन कर सकते हैं। तो इस तरह का एक अगरतला में हुआ है अभी, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है अगरतला में, वहाँ पे होम्योपैथी के इंस्टीट्यूशन है, IPD है। ज़्यादातर पेशेंट कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे IPD में, केवल गोली खाने से। तो उनको योगा और नेचुरोपैथी सिखा रहे हैं हम पूरा, तो दे आर बेनिफिटिंग मच बेटर बाय यूजिंग दिस योगा नेचुरोपैथी इंटरवेंशन। इसी तरह का जो भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, हम यहाँ पे योगा और नेचुरोपैथी का वेलनेस सेंटर खोल देंगे, तो लोगों को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब की, जी बिल्कुल। और दूसरा कि पब्लिक को बहुत लाभदायक हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब जानकारी दी, लोगों को अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। और आयुष के तहत यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं उसमें लोगों का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और आपके ये सब बोलने से, जानकारी देने से और जागरूकता और ज़्यादा लोगों के बीच ले जाने के लिए शायद ये सब अहम भूमिका और निभाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और योगा और नेचुरोपैथी जो नॉन फार्माकोलॉजिकल होने के नाते, ये मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत सारा एक्सेप्टेंस है। सो हम एम्स में PhD इन योगा भी दे रहे हैं वहाँ पे। सो वहाँ वो लोग भी योगा के बारे में बहुत सारे संशोधन और जांच भी कर रहे हैं। तो इस तरह के क्या है ना, जो इंटीग्रेशन जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा है। अभी पहले क्या हो रहा था कि आयुष एक पटरी में जाता था और मॉडर्न मेडिसिन दूसरी पटरी में, और सेल्डम दे टॉक, सेल्डम दे मीट। अभी क्या है, उसको इंटीग्रेशन करने की तुलना में हम लोग सब लगे हो रहे हैं। बाकी सब लोग आयुष में, केवल योगा और नेचुरोपैथी का मत नहीं बात कर रहा हूँ, आयुष के सभी जो भी अंग हैं, सब लोग उनके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह की जितना भी हो सके वो साथ साथ चलना चाहिए और अच्छी तरह से इसकी इंटीग्रेशन होना चाहिए और इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स बनना चाहिए। तो उस तौर पर हम लोग सब चल रहे हैं अभी। वो शायद वो साकार होगा बहुत ही जल्द। हाँ,
अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है? स्टार्ट हो गया है वो सब। सो ऑलरेडी वी आर हमारा इसी चरण से हम सेंटर फॉर माइंड बॉडी इंटरवेंशन थ्रू योगा एक 5 ईयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वी एंड ऑफ दिस ईयर ऑलमोस्ट 9 to 10 एम्स विल बी हैविंग दिस सेंटर फॉर माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे योगा की बारे में बहुत सारा संशोधन भी होगा, उसके साथ ट्रेनिंग ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स इन योगा भी होगा, और वहाँ के पीजीज जो है एमडी और डीएमबी स्टूडेंट्स जो है उनको भी प्रोत्साहित करेंगे योगा में रिसर्च करने के लिए। तो इस तरह की क्रॉस इंटीग्रेशन हम बना रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, आपने इतना समय दिया और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। এয়া আছিল ডক্টৰ ৰাঘৱেন্দ্ৰ, আৰু তেখেতে যিহেতু য়োগা আৰু নেচাৰোপেথি সন্দৰ্ভত ক'লে, আমি আৰু কথা পাতিম। আমি কৈছোঁ কেইবাটাও অংগ আছে আয়ুষৰ অংগসমূহৰ ওপৰত কথা পাতিব লাগিব, আমি এই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত অৱগত হ'ব লাগিব। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ। আমি যিহেতু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ কেউটা বিভাগ সন্দৰ্ভত কথা বতৰা পাতি আছোঁ, আৰু আজি আমাৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে ভাৰতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ বৈদ্য জয়ন্ত দেও পূজাৰী ডাঙৰীয়া, मैं तेखतक स्वागतम जनाइছোঁ। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में बातचीत हुआ है, तो जो इंडियन मेडिसिन के ऊपर अभी जो नेशनल कमीशन बना है, आप क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं, तो क्या अहमियत रहेगा इस कमीशन का? सभी जितने भी पुराने एक्ट्स थे वो इस सरकार ने बदले, और अभी सब 2019, 2020, 2021 में तीनों अलग अलग कमीशनों का निर्माण किया है। इसका मूल उद्देश्य ये था कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमारे युवा फेस करने वाले हैं इस क्षेत्र के, वह उसके अनुकूल हमारी शिक्षा हो, उसके अनुकूल हमारा ट्रेनिंग हो, उसके अनुकूल हमारा स्किल डेवलपमेंट हो। इस दृष्टि से इसका परिवर्तन किया गया, और उसके आधार पर अभी अन्य सभी चीज़ें जो है वो बदलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। मैं उदाहरण देता हूं कि हमारे देश में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, अभी ये मैंडेट है एजुकेशन मिनिस्ट्री का और हमारा भी कि हम आपस में तालमेल बनाकर काम करें। जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसके अनुकूल हमारी शिक्षा हो। हमको 2030 के लिए हमारे युवाओं को अलग अलग क्षेत्र के तैयार करना है। तो इसलिए अभी कमीशन में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुकूल हमारी जो पॉलिसी है वह बनने जा रही है, करीब करीब बन चुकी है, और उसी के आधार पर सिलेबस, उसी के आधार पर ट्रेनिंग, उसी के आधार पर अन्य चीज़ों की जो व्यवस्था है वो कमीशन में धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, तो ये जो कमीशन बनाया गया है इसमें होम्योपैथी सेगमेंट्स नहीं है फिलहाल? होम्योपैथी का अलग कमीशन अलग से है। तो इसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है और सोवा-रिगपा है। तो इन सब में खास करके हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जी असम से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो अभी केंद्रीय मंत्री है आयुष मंत्रालय के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को मद्देनज़र क्या क्या यहाँ पे नया जो पॉलिसीज़ है, नए नए विधि यहाँ पे लागू किए जाएंगे आने वाले दिनों में? अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का ये इनिशिएटिव लिया है कि पहली बार विद्यार्थियों के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है जब वो फाइनल ईयर में है, ऐसा मेरे ख्याल से कम जगह होता है। हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही कैंपस इंटरव्यू होते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी विद्या शाखा में इस प्रकार का प्रयास हुआ होगा। तो हमारे मंत्री महोदय का इस प्रकार से जो दृष्टि है, उनकी दूरदृष्टि जो है, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसी को पूरे देश में लागू करना चाहिए। जब नॉर्थ ईस्ट का सवाल आता है तब सर्वसाधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा हल्का सा पिछड़ा, मैं बहुत पिछड़ा तो बोलता नहीं क्योंकि आजकल सभी मेन स्ट्रीम में करीब करीब पूरा देश आ गया है। तो यहाँ पर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में असम से लेकर मेघालय, मणिपुर तक पूरा जो इलाका है वह नैसर्गिक संसाधनों से भरा पड़ा है। जैसे वनस्पतियाँ हैं, जैसे अन्य चीज़ें यहाँ पर जो आयुर्वेद के लिए औषधि है, यहाँ इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। अब इसका उपयोग कौन करने वाला है? जो आयुर्वेद जानता वही कर सकता है।
अब इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या डेवलप होगी, कल्टीवेशन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती है, क्योंकि औषधि वनस्पतियों का कल्टीवेशन ये आसान चीज़ नहीं है, उसके लिए जानकार आदमी चाहिए। ये आदमी आयुर्वेद से आएगा। इसको फर्स्ट प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, उसको बाज़ार में मार्केट में लाने के लिए जो जिस व्यवस्था की ज़रूरत रहती है वहाँ कौन करेगा, उसमें मदद वो टेक्निकल नॉलेज किसके पास रहेगा, वो आयुर्वेद ग्रेजुएट के पास रहेगा। इसको जाके इंडस्ट्री में परिवर्तित करना है तो इसकी जानकारी किसको रहेगी, तो वो आयुर्वेद वाले को रहेगी। तो इस प्रकार इस फील्ड में बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ इस नैसर्गिक संसाधनों के तहत निश्चित रूप से निर्माण हो सकती है। आज हम जानते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना बड़ा है औषधि वनस्पतियों का। अब यदि वो स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड क्लास ये सब जब करना चाहते हैं हम, क्यों नहीं यहाँ का जो विद्यार्थी है, यहाँ का जो आयुष का ग्रेजुएट है वो इसमें इनिशिएटिव ले। इस प्रकार का विचार जो है वह मंत्री महोदय ने रखा है और उसके अनुसार यहाँ जो एक्टिविटीज़ है वो जिस प्रकार से चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। दूसरा एक है कि अदर दैन प्रैक्टिस, अदर दैन कल्टीवेशन, अदर दैन इंडस्ट्री, कई ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ आयुर्वेद के या आयुष को जानने वाले जानकार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उसके ग्रेजुएट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंश्योरेंस ने आयुष सेक्टर के लिए खोल दिए अपने दरवाजे। अभी आयुर्वेद जो चिकित्सक है वो जो कुछ भी अपने अस्पताल में ट्रीटमेंट करता है, इंश्योरेंस उसके लिए लागू है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम वेरीफाई करती है उसके लिए एक आयुर्वेद का तज्ञ वहाँ लगता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये यहाँ तक सीमित नहीं रहा, ये बहुत बड़ा बनते जा रहा है कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है, जैसे मेडिकल टूरिज़्म ये एक क्षेत्र है, समझ लीजिए। हम जानते हैं कि केरल में वो बहुत है। जिस प्रकार की आबोहवा, जिस प्रकार की संसाधन, जिस प्रकार की संरचना नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर ये क्यों नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जो वनौषधि जो है या यहाँ पे जो नेचुरोपैथी जो भी है, बहुत सारे लोगों को ये सब मालूम नहीं था। आज के डेट में आयुष फॉर्म होने के बाद हमने देखा है कि आज यहाँ पे ये बहुत सारा इसमें आप लोग का डिपार्टमेंट का हो, सरकार का हो योगदान रहा है कि इनमें ये सब चीज़ों को लोगों के बीच लेके लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि लोग अगर इसमें जागरूक नहीं होंगे, लोग इसको अगर जानेंगे नहीं, सिर्फ जो पढ़ेंगे या जो डिग्रियाँ लेंगे उनको ही मालूम होगा, तो इसका विकास नहीं हो सकता। तो लोगों में जागरूकता के लिए, आयुर्वेद के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या क्या आप लोग कदम उठा रहे हैं अभी? मैं तो सर्वप्रथम जागरूकता पैदा करने के लिए हालांकि ये सब हमारे बहुत पुराने तत्व हैं, नहीं फिर भी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जिस प्रकार उन्होंने ये कोविड काल में आयुष सेक्टर के प्रति अवेयरनेस पैदा किया, मुझे नहीं लगता पिछले 2000 साल में किसी ने किया होगा। दूसरे व्यक्ति है वो जिनका हम नाम ले सकते हैं, रामदेव बाबा जैसे जो है, श्री रविशंकर जी जो हैं, इन लोगों ने भी आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस निर्माण करना शुरू किया है। कई बार हम देखते हैं कि सभी काम सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, समाज से उसके लिए जो इनपुट आना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर बहुत सारा अवेयरनेस इसमें धीरे धीरे आने लगा है। आज आप कोई भी पेपर खोल के देखिए, उसमें कुछ न कुछ आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ रहता है, आयुष के बारे में लिखा रहता है। आज मैगजीन्स देखिए, उसमें जिस प्रकार से जानकारी आते रहती है। तो यह जो है वो धीरे धीरे समाज में फैलता जा रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो उसको एकदम से जो बढ़ावा मिला वो कोविड काल में जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा और उसका जो प्रभाव है काफ़ी सालों तक रहेगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बारे में आपने बोला है और यहाँ के जो नई पीढ़ियाँ हैं इन्हें जहाँ पे मेडिकल साइंस इनको आकर्षित करता है, जहाँ पे एलोपैथी बाकी सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन हाँ, ये भी हमने देखा है कि आयुर्वेद में यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक जो मेडिकल साइंस है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ये लोग। होम्योपैथी में भी बहुत हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि हम कर तो रहे हैं ठीक है, लेकिन करियर प्रोस्पेक्टिव्स जो भी है यहाँ पे, जैसे कि नौकरी मिलना हो सरकारी चिकित्सालय में। हाल ही में एक आध ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात किए थे, उनके बहुत ही आपत्तियाँ हमको सुनने के लिए मिला था कि इनको जो कहीं ना कहीं एक भेदभाव की धारा है जो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक
और यूनानी ये सब तो है ही, अभी आयुष इसलिए फॉर्म किया गया है। इनको वो उनके मन से जो डर है अभी कहीं ना कहीं एक भेदभाव की आचरण हमको देखने के लिए मिलता है, उसको निरसन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका मूल कारण ऐसा है कि हमारा जो विद्यार्थी है उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आप जिस प्रकार बोल रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आत्मविश्वास बढ़े इसके लिए हम लोग शिक्षा में कुछ परिवर्तन जिस प्रकार से ला रहे हैं कि जैसे प्रथम वर्ष में वो विद्यार्थी जब आता है आयुर्वेद कॉलेज में तो वो 12वीं साइंस के बैकग्राउंड से आता है। अब 12वीं साइंस का विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं कहाँ आया ऐसा उसे लगता नहीं, वो बीएससी करने गया फिर भी उसे लगता नहीं, वो मेडिकल में गया तो भी उसे लगता नहीं, लेकिन वो जब आयुर्वेद कॉलेज में आता है उसको लगता है कि मैं कहाँ आया हूँ। तो इसलिए हमने एक इनिशिएशन प्रोग्राम का 15 दिन के पिछले साल से ही आयोजन करना शुरू किया है कि पहले 15 दिन उस विद्यार्थी को हम आयुष के बारे में जानकारी देते हैं, उसके अन्य अन्य विधाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो वंस ए पर्सन इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, उसको ठीक से जानकारी होती है तो उसका जो परिणाम है आगे, जैसे आयुर्वेद में रिसर्च होना चाहिए ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूँ कि अश्वगंधा को ले लीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए 10-12 हज़ार रिसर्च पेपर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तुलसी के ऊपर है, आप कोई भी अच्छी वनस्पति ले लीजिए उसके बारे में 10-15 हज़ार रिसर्च पेपर से कम है ही नहीं कहीं पर। अब ये जो जानकारी है विद्यार्थी के पास यदि पहुंचती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जागरूकता और एक जागरूकता और मान्यता। हाँ, तो इसलिए हमने इनिशिएशन प्रोग्राम जो है 15 दिन का, जैसे ही वो एंटर करता है एडमिशन होती है पहले 15 दिन तो हम यहीं उसको समझाते हैं कि ये है क्या, आप आए कहाँ, इसका आधार क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। तो और आगे फिर उसका जो शिक्षा है वो चलने लगती है। दूसरा उसमें भाग ये किया है कि उसको स्किल आनी चाहिए कुछ, क्योंकि जब वैद्य है या डॉक्टर है वो तो आखिर रुग्ण को देखता है, पेशेंट को देखता है, कुछ स्किल आनी चाहिए। वो स्किल के ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा अभी एम्फोसिस देना शुरू किए हैं। कि पहले कैसा रहता था कि क्लास में आए और शिक्षक पढ़ाए और गया, फिर कुछ देर उसने पेशेंट देखे, प्रैक्टिकल हुए। अभी जो नई रचना बन रही है उसमें ये है कि जिसको डायडेक्टिक टीचिंग बोलते हैं, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ने सिर्फ पेशेंट देखना नहीं है, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, जैसे ओपन बुक टेस्ट है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पर वनवासी बंधु हमारे बहुत ज़्यादा है, कोई जाके उसका स्टडी सर्वे करके आए। ये सब एक्टिविटीज़ उसके एजुकेशन में आएगी, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। तो इसका जो प्रपोर्शन है क्लासरूम टीचिंग का और प्रैक्टिकल का, ये हमने 1:2 किया है। यानी 1 घंटा यदि वो पढ़ेगा तो 2 घंटे उसके वो किसी न किसी प्रकार से प्रैक्टिकल, यानी सिर्फ लैब में नहीं, कहीं बाहर जाएगा, कहीं और कुछ करेगा, छोटा प्रोजेक्ट करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, कुछ न कुछ करेगा। इस प्रकार की रचना की गई। दूसरा, ये जो विद्यार्थी है ये आधुनिक विज्ञान के पढ़ के आता है बराबर, तो हमने एजुकेशन यानी सिलेबस के अभी 2 हिस्से किए हैं। एक को बोला है इलेक्टिव्स और दूसरे को बोला है मेन कोर्स। मेन कोर्स में तो वो जो कॉलेज में पढ़ेगा वो है। उसके अलावा जितने भी आधुनिक विषय, यदि उसको ऐसा लगता है कि मुझे रोबोटिक सर्जरी के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट कोर्स रखा है हम लोगों ने ऑनलाइन। वो ऑनलाइन वो पढ़ेगा, उसकी रचना अभी बन रही है, वो पढ़ने के बाद में उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो कोर्स पूरा करने के बाद में। और वो एक सर्टिफिकेट जिसके पास जनरेट होगा उससे संबंधित प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में उसको 10 मार्क मिलेंगे। क्योंकि जब तक हम ये वेटेज के सिस्टम में देखते तो वो क्यों पढ़ेगा, है ना। तो ये सब अभी अगले साल से, यानी आने वाले साल से लागू हो जाएगा और उसके कारण मुझे लगता है आने वाले 5 साल में इसका जो चेंज है वो अपने को देखने को मिलेगा। एक नया छवि हम सबको, नया छवि हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये समय दिया और आप काफ़ी व्यस्त हैं, आपको वापस भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।